अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा टाइम वेस्ट किए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और इसके साथ साथ जल्दी से मैं जो बैच वन वाला फोल्डर है उसको भी ओपन कर लूँगा। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने स्टाइलिंग का फोल्डर बनाया था। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोट नहीं करेंगे। हम इसको टर्मिनल से CMD के थ्रू ओपन विद कोट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, और मेरी जो फाइल है वो VS कोड में ओपन हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लेआउट। जैसे मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि थोड़ा सा हम लेआउट को देखेंगे। शुरू से पहले दिन से लेआउट हमारे साथ साथ घूम रहा है। अगर हम उसको डिलीट भी करते हैं फिर दोबारा बन जाता है, फिर डिलीट करते हैं फिर बन जाता है। तो ये है क्या चीज़, क्या करता है, क्या काम है इसका, इसको हम समझेंगे। आज लिंक करना सीखी थी, कंपोनेंट्स को थोड़ा सा और पढ़ा था, और CSS लगानी सीखी थी। तो अभी फिलहाल मैं सारे फोल्डर्स को बंद कर देता हूँ, और सबसे पहला जो काम होगा, और जो आप लोग भी अपना एक डेली की प्रैक्टिस बना लें, बंद करें। डायरेक्ट ही आते ही सबसे पहले npm run डेफी कमांड चला दें, ताकि जब तक वो चलती रहेगी, जब तक आप अपनी फाइल्स वगैरह खोलते रहेगा, और उसके अलावा फिर जो है आप बाकी चीज़ों को देख लीजिएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ऊपर से मीटिंग कंट्रोल्स को हाइड करता हूँ। तो किसी को क्वेश्चन करना हो तो माइक ओपन करके करें। सबसे पहले तो सारी फाइल्स ऊपर खुली हुई हैं, सारी फाइल्स को मैं बंद करूंगा। यहाँ से मैं फाइल्स को बंद कर दूंगा। SRC के अंदर आकर हमारे पास दो फोल्डर्स हमें शो हो रहे हैं। हमारा बाय डिफॉल्ट ऐप राउटर बना हुआ आता है। अच्छा, ऐप में मैं आ जाता हूँ। ऐप में जो है हमारे पास हमारा लेआउट डॉट TSX मौजूद होता है। ये देखें, लेआउट डॉट TSX हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आता हूँ मैं, तो हमें जो है यहाँ पर हमारा नेबर शो। अच्छा, ये क्या, फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था ये। और अब मेरा कोड थोड़ा सा जो है वो सही लग रहा है, और सबको जो है इजीली समझ में भी आ रहा होगा। अच्छा, तो उसके बाद हमने जो है कंपोनेंट्स बनाए थे दो, और कंपोनेंट्स और एक नेपर के नाम से हमने जो है वो बनाया था। और हमने जो है उसको क्या किया, उसको यहाँ पर हमने रेंडर करवा दिया। कहाँ पर? अपनी मेन फाइल के अंदर। ओके, तो आ जाते हैं लेआउट डॉट TSX के ऊपर। और लेआउट डॉट TSX को हम लोग यहाँ पर समझना, मैं चाह रहा हूँ एक दफा एप्लीकेशन रन हो जाए, इसको हम क्रोम पे ओपन करके उसके बाद टर्मिनल को हम बंद करके हम अपने काम को जो है करना स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट हो रही है यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पर। तो अब मेरा टर्मिनल का काम जो है वो एक तरह से खत्म हो गया है, तो मैं इसको पूरा नीचे करके बंद कर दूंगा। ओके, तो ये जो हमारे पास 35 लाइन का कोड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छी क्लास में समझते हैं, और इसको जो है हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहले हमारे पास जो है लाइन नंबर 1 से समझना स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? लाइन नंबर 1 में लिखा हुआ है इम्पोर्ट टाइप मेटा डेटा फ्रॉम नेक्स्ट। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा कि इम्पोर्ट टाइप मेटा डेटा फ्रॉम नेक्स्ट। अब ये करली ब्रेसेस के अंदर मेटा डेटा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा होगा, इस वजह से इसको करली ब्रेसेस में लिखा है। जब हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स का टॉपिक पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो बाय डिफॉल्ट हमारे मतलब जिन फंक्शंस के नाम के आगे हम लोग बाय एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लगाते, तो वो उनको क्या करना पड़ता है, उनको फिर हमें करली ब्रेसेस के अंदर लिख कर उसके नाम को हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अच्छा, तो लाइन नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा है? लाइन नंबर फर्स्ट में हमारा जो है टाइप मेटा डेटा फ्रॉम नेक्स्ट। अब ये मेटा डेटा क्या है? वैसे तो मेटा डेटा का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है, वो आएगा SEO के अंदर। जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो मेटा डेटा का हमारा उस टाइम पर बहुत बड़ा रोल होगा, और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा हम मेटा डेटा को समझते हैं, क्योंकि हमारी लेआउट डॉट TSX के अंदर आया हुआ है, और आज की क्लास में लेआउट डॉट TSX पढ़नी है। तो मेटा डेटा को हम ऐसे समझते हैं कि जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि आपका उसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपकी एप्लीकेशन का वर्जन, आपकी जो है आगे जाकर हम देखेंगे SEO के अंदर हमारी क्या ऑप्टिमाइजेशन लगती है मेटा डेटा के अंदर। तो अभी सिर्फ आप ये समझिए कि मेटा डेटा क्या है। मेटा आप लोगों ने सुना होगा। मेटा, आप जब व्हाट्सएप ओपन करते हैं मेटा आता है आप लोगों के सामने, है ना? लेकिन यहाँ पर वो वाले मेटा की बात नहीं हो रही। आप लोग जब इंस्टाग्राम ओपन करते हो नीचे मेटा लिखा हुआ आता है, लेकिन यहाँ पर वो मेटा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेटा डेटा की बात हो रही है। ठीक है, मेटा डेटा के अंदर क्या आ जाता है? मेटा डेटा के अंदर आपके पास, अगर मैं एप्लीकेशन को यहाँ पर कोई कोई भी आपके सामने मैं चीज ओपन करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कोडिएटिव, आई थिंक सो कोडेटिव के अंदर वेयर कोडिंग मीट्स क्रिएटिविटी टर्न योर वाइल्डेस्ट आइडियाज इनटू रियलिटी, ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है? आपकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है।
तो मेटा डेटा क्या प्रोवाइड करता है? मेटा डेटा जो है आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है कि आप अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, आप उसके अंदर इस तरह का डेटा, आप उसका टाइटल सेट कर सकते हो, भाई उसका टाइटल क्या होगा, और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, क्या हो गया भाई हमारा ये अभी तक चला क्यों नहीं? अच्छा कंपाइलिंग होना भी स्टार्ट हुई है, तो अभी जो है ये हो रही है। तो मेटा डेटा हमने समझा, मेटा टाइटल हमारा आगे जाकर हम देखेंगे जैसे ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर लगती है, तो मेटा डेटा हमें पता चल गया कि भाई इसलिए हमारे पास यूज होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद लाइन नंबर 2। अभी आगे का जितना कोड आपको नजर आ रहा है, अगर लाइन नंबर फर्स्ट से समझना स्टार्ट करें, आज की क्लास हो सकता है सारी थ्योरी पर जाए क्योंकि समझने वाली चीजें इसमें बहुत है, और अगर लेआउट और टीएसएक्स समझ में आ गया ना, मैं बोल रहा हूँ आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपकी जिंदगी बहुत आसान होने वाली है अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो, और आज हम थोड़ा सा इसके अंदर काम भी करके देखेंगे। अच्छा सेकंड लाइन के ऊपर क्या हो रहा है? इंपोर्ट लोकल फॉन्ट फ्रॉम नेक्स्ट फॉन्ट लोकल। अब यहाँ पर हमारा कुछ फॉन्ट जो है क्या हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर फॉन्ट यूज हो रहे हैं वो यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवाए। कौन सा? हमने लोकल फॉन्ट जो है वो इंपोर्ट करवाया है नेक्स्ट से। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आते हैं, थोड़ा सा लाइन नंबर 3 को स्किप करते हैं। अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है कि हमने अपने लोकल फॉन्ट, जो हमने फॉन्ट को इंपोर्ट करवाया है, उसका थोड़ा सा हमने बताया हुआ है कि भाई वो कहाँ पर होगा। और हमने पढ़े थे सीएसएस वेरिएबल्स, याद है सीएसएस वेरिएबल्स पढ़े थे, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ है, वेरिएबल मतलब डिफाइन किया हुआ है, और उसका जो नाम है वो यहाँ पर बताया हुआ। मतलब एक तरह से आप समझ लें कि लोकल फॉन्ट जो हमारा एक फॉन्ट टाइप है, जैसे हमारे पास लैटिन होती है, पॉपिंस होती है, और एक और हम यूज करते थे बल्लू भाईजान, वो होती है, तो इसी तरह जो है हमारे पास एक लोकल फॉन्ट भी होता है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो है इंपोर्ट हो रहा है, सॉरी वेरिएबल को जो है बताया जा रहा है, उसकी डिटेल्स बताई जा रही है, उसके बाद लाइन नंबर 8 के ऊपर उसकी विड्थ वगैरह बताई जा रही है कि क्या क्या उसकी जो है आप समझ लीजिए स्पेसिफिकेशन यहाँ पर डिटेल में बताई जा रही है। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है कॉन्स्ट के नाम से, गेस्ट सेंस, और उसको हमने किसके बराबर किया हुआ है? लोकल के नाम से। और उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसको हम सारी की सारी टाइप्स उसकी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये किसका आप कह लें कि हमें जो है करने को कहा है कि लोकल फॉन्ट ने हमें दिया हुआ, जैसे हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते थे और अगर उसके अंदर हमने जो है कुछ पैरामीटर पास करवाने होते हैं तो वो हमें वहां पर एरर देता है जब तक हम वो पास नहीं करते सॉरी फंक्शन के अंदर। तो इसी तरह लोकल फॉन्ट के अंदर भी देखें कि हमें जो है हमने ऑब्जेक्ट बना के उसकी सारी के सारे पैरामीटर्स को यहाँ पर बता दिया कि भाई आपका जो एसआरसी है, एसआरसी मतलब उसकी लोकेशन, वेरिएबल हमने वेरिएबल बनाए होंगे इसके अंदर, पड़े होंगे फॉन्ट लोकल के अंदर जब हमने नेक्स्ट जैसे इंस्टॉल करवाया था, तो उसके अंदर हमारे पास ये वेरिएबल बना हुआ होगा, हमने सीएसएस वेरिएबल्स पढ़े थे। अच्छा, उसके बाद हमने उसकी विड्थ बता दी कि विड्थ जो है उसकी क्या होनी चाहिए। इसी तरह अगर नीचे आए लाइन नंबर 10 के ऊपर, लाइन नंबर 10 से लेके 14 तक अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का आपको देखने को मिल रहा है। हमने एक और वेरिएबल बनाया हुआ है गेस्ट मोटू के नाम से, और उसको जो है किसके बराबर किया हुआ है? लोकल फॉन्ट के बराबर, और उसके फिर हमने आगे उसकी लोकेशन, उसका जो है जो हमारा वेरिएबल है, और उसकी जो हमने विड्थ बताई है वो लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 14 तक हो रहा है। तो मतलब ये जो हमारा सारा काम है ये क्या है? ये फॉन्ट से रिलेटेड काम है। ठीक है, ये जो हमारा लाइन नंबर 5 से लेके 14 तक काम है ये हमारा क्या है? ये हमारा सारा का सारा फॉन्ट से रिलेटेड काम है। यहाँ पे हम फॉन्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फॉन्ट की चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है उसका फॉन्ट क्या होगा, और कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम वो यहाँ पर मतलब जो फॉन्ट होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, हाँ अच्छा, यहाँ पर अभी एरर इसलिए आ रहा है, ये देखिए नीचे से हमें जो है फिर इसको भी हटाना पड़ेगा, हमारा ये फॉन्ट से रिलेटेड ही काम है, तो अभी मैं उसको वापस ले आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सॉरी वापस आ जाएगी, तो ये समझ में आया लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 14 तक हमारा सारा का सारा फॉन्ट का काम हो रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस, और लाइन नंबर 3 को हमने स्किप किया था तो उसको समझते हैं। आप लोगों को कल वाली क्लास में हमने देखा था कि हम सीएसएस को इंपोर्ट करवाना हमने देखा था, तो यहाँ पर भी सिंपल क्या हो रहा है, हमारी इंपोर्ट हो रही है ग्लोबल डॉट सीएसएस, ग्लोबल डॉट सीएसएस यहाँ पर हमारी इंपोर्ट हो रही है। और इसी वजह से अभी हम थोड़ा सा और आगे हम कोड समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या होता था जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन में इंपोर्ट कराए बगैर, ग्लोबल डॉट सीएसएस को इंपोर्ट कराए बगैर हमारे पास हर जगह पर ऑटोमेटिकली जो भी हम स्टाइलिंग ग्लोबल डॉट सीएसएस में करते थे वो हमारी फुटर में भी लग जाती थी, वो नैव बार में भी लग जाती थी, वो हमारा यहाँ पर अगर कोई जो है राउट बना हुआ होता तो उसमें भी लग जाती है। हम क्यों समझ रहे हैं फंक्शन क्या है, ये तो बाय डिफॉल्ट है सब। अरे ये आप अभी देखें तो सही, ये क्यों समझ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट चीजों को जब तक नहीं समझते ना, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि भाई ये हो कैसे रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जो हम क्लास में पढ़ेंगे ना वो ऐसी नहीं है कि फालतू में पढ़ें। लेकिन जैसा हम लोग ने टाइपस्क्रिप्ट में भी ऐसे टॉपिक्स जो बोरिंग थे, मतलब बोरिंग से मुराद ये है कि जो यूज होना बंद हो गए थे, जिनका कोई फायदा नहीं, वो हमने स्किप कर दी थे, वो पढ़े ही नहीं है। एचटीएमएल में भी ऐसा हुआ, सीएसएस में भी ऐसा हुआ, और अब नेक्स्ट जेएस के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है कि जो फालतू टॉपिक्स हैं, फालतू से मुराद जो अब यूज नहीं होते, जो पुराने हो गए हैं या उसके बदले में कोई अल्टरनेटिव आ चुका है,
तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे पास जो है यूज में आती हैं ज्यादातर, और जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो लेआउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको अगर आपने सही से समझ लिया तो बहुत ज्यादा आपका फायदा होने वाला है आगे। यूआई यूएक्स आप बताएं, नहीं मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि हम लेआउट पढ़ेंगे। यूएक्स हम आगे जाकर पढ़ेंगे, यूजर एक्सपीरियंस के वो जो है हमारा कब और कैसे बनता है। ठीक है। यूआई हमने कल देखा था। यूआई के अंदर जो है हमने यूआई क्या होता है ये देखा नहीं था, यूआई को समझा था कि होता क्या है बेसिकली। अच्छा, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। लाइन नंबर 14 तक हमने अपना जो कोड है वो समझ लिया, बट लाइन नंबर 3 को एक दफा हम दोबारा देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है ग्लोबल डॉट सी एस एस। अच्छा, अब जो लेआउट का काम है ना, लेआउट का जो बेसिकली मकसद है, जो बार बार वो क्रिएट हो रही थी, वो अभी जैसे ही आपको आगे आकर जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, जैसे ही वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लोगों के जो माइंड में ये क्वेश्चन था, या अगर पूछा नहीं है तो होगा, या आप लोगों के एक कहते हैं ना कि फैक्ट माइंड बन जाता है, एक मिस्ट्री बन जाती है, एक मिथ बन जाता है कि जो है ये कैसे हमारी सारी फाइल्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ रही हैं। जब हमने फुटर के अंदर हमने खुद अपनी सीएसएस बनाई थी, वो तो हमें इंपोर्ट करवानी पड़ी थी, वो तो हम लोगों ने जो है इंपोर्ट करवाई थी। ये देखें हमने कहाँ पर इंपोर्ट, ये देखें जब हमने नेफ बार के अंदर अपनी खुद की सीएसएस की फाइल बनाई थी, वो तो इंपोर्ट करवाई थी। बट ग्लोबल डॉट सीएसएस की इंपोर्ट कराए बगैर हमारी कैसे हर जगह लग जाती है, वो कैसे हर जगह आकर उसके पास एक्सेस होता है, तो उसी को हम लोग जो है अभी समझेंगे आज वाली क्लास के अंदर। वापस आ जाते हैं लेआउट डॉट टीएसएस के अंदर। अच्छा, लाइन नंबर 14 तक जो है हमने अब अपने कोड को समझ लिया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं लाइन नंबर 16 के ऊपर। अभी हमने जो है देखा था मेटा डेटा को, और उसको थोड़ा सा पढ़ा था। तो यहाँ पर देखेंगे टाइटल आप लोगों के पास आ रहा है, ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपकी बताई जा रही है यहाँ पर। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आऊँ तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मीटिंग कंट्रोल को हाइड करता हूँ, आप लोग यहाँ पर जो है देखेंगे। सबसे पहले तो ये एरर क्या बोल रहा है भाई, पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर कोई एरर आ रहा है क्या? अच्छा, ये अबाउट ब्लैंक पर चले गया, ये बंद हो गई है। लोकल होस्ट दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। लोकल होस्ट 3000 हम लिखते हैं तो हमारी एप्लीकेशन वापस आ जाएगी। अच्छा, अब हम मेटा डेटा समझ रहे थे। हमने देखा था कि भाई मेटा डेटा जो होता है वो हमारी डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह सेट करो। टाइटल होता क्या है? टाइटल हमारा क्या होता है, देखिए ऊपर जो हमारी नाम लिखा हुआ है वेबसाइट का, इसको हम कहते हैं टाइटल। अगर मैं यहाँ पर चेंज करके कुछ भी अपना नाम कर दूं टाइटल के अंदर, लाइन नंबर 17 के अंदर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, क्रिएट नेक्स्ट स्टेप। तो अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करके मैं इसको कर दूं मिसाल के तौर पर कुछ भी कर देते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ अभी मेरे माइंड में कोई वो नहीं आ रहा, हम सिंपल कर देते हैं कार्स। ठीक है, एक नॉर्मल सा मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो है एक मेरी वेबसाइट का जो मेरा नाम है वो यहाँ पर शो हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारी वेबसाइट का जो है यहाँ पर टाइटल डिफाइन करता है, मेटा डेटा सारा, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप, मैं यहाँ पर लिख सकता था कि जो भी कार्स है, हाय दिस वेबसाइट इज रिलेटेड टू कार्स। ठीक है, इस तरह करके आप कुछ भी अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और मैंने दिखाया भी कि डिस्क्रिप्शन आपका कहाँ पर शो होता है। तो अभी फिलहाल मेटा डेटा को समझने की इतनी ही नीड है, इतना ही आप लोगों को मेटा डेटा समझ में आना चाहिए कि भाई मेटा डेटा हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो लाइन नंबर 19 तक हमारा काम अभी खत्म हो गया। उसके बाद मेन चीज है, अगर मैं अभी यहाँ से ये सारी चीजें हटा भी दूं ना, मेटा डेटा की नहीं, लाइन नंबर 14 से लेके ऊपर की सारी चीज अगर मैं हटा भी दूं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल वैसी की वैसे चलती रहेगी। हमें जो है इसको भी हटा देना पड़ेगा, तो इसको भी अगर मैं हटा दूं, इसको भी अगर मैं हटा दूं, तो हमारा प्रॉब्लम नहीं आएगा, जीरो एरर्स। और अगर मैं यहाँ पर भी आता हूँ, पेज रिफ्रेश हो रहा है, हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल सही चलेगी। अच्छा भाई, ये जो है अभी भी रिलोड ही हो रहा है, तो यार खत्म हो जाएगा अभी चिल्ड्रन का जो एरर आ रहा था। पूरी रीलोड होने देते हैं। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रीलोड हो जाएगी, आप लोग देखेंगे कि भाई हमारा प्रॉपर वैसा का वैसा सारा काम चल रहा है, कुछ भी इसके अंदर इशू नहीं फेस करने को आ रहा है। लोड हो जा। ठीक है, वैसे एरर आपको खुद भी बताता है कि भाई आपका एरर आ कहाँ पे रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर देखें कि जैसे ही हमने अपना सारा कोड हटाया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अभी इसको फिलहाल के लिए वापस ले आते हैं, और उसको रहने देते हैं वैसा का वैसा ही। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉन्ट्स डिफाइन हो रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा फॉन्ट आ रहा है। अच्छा, अब अगर कोई आप लोगों को न्यू फॉन्ट इसके अंदर इंपोर्ट करवाना है तो कैसे कराएंगे? सिंपल, आप लोग क्या करेंगे, एक इंपोर्ट, अब मिसाल के तौर पे मुझे पॉपिंस वाले फॉन्ट जो है इसके अंदर इंपोर्ट करवाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इंपोर्ट, जैसे हम लोग करवाते थे इंपोर्ट
इसके आगे जो है हम अपने फॉन्ट का नाम पॉपिंस फ्रॉम, आगे आप अपने यूआरएल डाल सकते हैं, या आप लोग जो है उसको एनपीएम के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हैं क्या नेक्स्ट के अंदर पॉपिंस के नाम से हमारे पास जो है फॉन्ट है। अगर तो हुआ तो ठीक है, आप उसको नेक्स्ट फॉन्ट लोकल से करवा सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं हुआ, देखें फॉन्ट्स के अंदर जो है आपके पास अभी फिलहाल ये देखें दो ही हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल से उसको डायरेक्ट यहाँ पर जैसे किसमें एचटीएमएल में हम लोग करवाते थे, इसी तरह यहाँ पर भी आप लोग करवा सकते हैं इंपोर्ट, और फिर वो आपके पास चल जाएगा। अच्छा, तो अभी चलते हैं आगे, और हमने अब लाइन नंबर 20 तक देख लिया कि भाई हमारे पास मेटाडेटा क्या होता है। अब आ जाते हैं मेन चीज, जो हमारी लाइन नंबर 22 से लेके लाइन नंबर 36 तक हमारा जो काम है वो सबसे मेन काम है, और उसको समझते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा ना यहाँ से कोट हटाता हूँ, ताकि आप लोगों को ना एक शक्ल नजर आ सके कि ये भी हमारा एक कंपोनेंट ही है, और ये भी जो है हमें कंपोनेंट ही एक तरह से है, और इसके अंदर कुछ भी इस तरह की चीज शो नहीं हो रही। मैं यहाँ से ये सारी चीजें हटा देता हूँ। तो ये देखें, समझ में आया ये हमारा क्या है। यहाँ पर हमारा राउंड ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पर हमारा एक कर्ली ब्रेसेस लगेगा, ठीक है। ये देखें, समझ में आ रहा है अभी तक यहाँ तक कि भाई यहाँ से हमने क्या किया है, एक हमारा एक कंपोनेंट ही है जो हम अपने अलग अलग फोल्डर्स में जाके, जैसे हमने फुटर बनाया, नैवर बनाया, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन रूट लेआउट, और उसके बाद फिर हम उसके अंदर कुछ रिटर्न कराते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही काम हो रहा है, बस इसके अंदर कुछ हमने डेटा टाइप दी है, और कुछ हमने रिटर्न के अंदर एचटीएमएल का कोड लिखा है, बस ये काम किया। तो मैं क्या करता हूँ, एक दफा पूरा वापस ले आता हूँ इसको, और आप लोग देखें कि यहाँ पर हमारी क्या हो रही है। यहाँ पर जैसे हमने पेरेंट्स को टाइप दी थी, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो है एक रूट लेआउट जो है फंक्शन बना हुआ है, उसकी भी यहाँ पर हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं। कौन सी टाइप, चिल्ड्रन की। अच्छा, जैसे हमने पेरेंट्स देखे थे, इसी तरह हमारे पास एक चिल्ड्रन भी होता है, जो क्या होता है, प्रॉप्स। अब प्रॉप्स क्या चीज है, प्रॉप्स आप समझ लें, प्रॉप्स हमारा यूज होता है कि चिल्ड्रन जितने भी पेज डॉट टीएसएक्स हमारे पास मौजूद हो, वो डायरेक्ट लेआउट डॉट टीएसएक्स के पास जाकर उससे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, मतलब उसके साथ लिंक करें, और उसको जो है जाकर उससे राब्ता करें। अब मिसाल के तौर पे लेआउट डॉट टीएसएक्स हमारे पास यहाँ पर बनी हुई है, और इसके अंदर हमने अपना चिल्ड्रन पास करा दिया, चिल्ड्रन मतलब दिया हुआ, इसकी टाइप दी हुई है, और उसको आगे जाके हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। अच्छा, तो चिल्ड्रन क्या कर रहा है, चिल्ड्रन हमें जो है, जो हमारा पेज डॉट टीएसएक्स मेन पेज डॉट टीएसएक्स होता है, उसको लेआउट डॉट टीएसएक्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और हमारे जितने भी राउट्स बने हुए हैं, उसके अंदर जितनी भी पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल्स हैं, हम एक काम करते हैं, जल्दी से ना एक राउट बना लेते हैं। यहाँ पे हमें राउट की जरूरत पड़ेगी। मैं बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे एक अबाउट के नाम से जल्दी से अबाउट, इसके अंदर एक फाइल बना लूंगा, पेज डॉट टीएसएक्स, पेज डॉट टीएसएक्स। तो ये वाली जो पेज डॉट टीएसएक्स है, ये हमारी जो है कहाँ से कनेक्ट हो रही है, जाके लेआउट डॉट टीएसएक्स से, RAFCE, और फर्स्ट लाइन को मैं हटा दूंगा, अबाउट अबाउट दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है सिंपल सा एक राउट बना लिया, 2 मिनट के अंदर हमारा राउट बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं लेआउट डॉट टीएसएक्स के अंदर। अब मेरे पास जितने भी राउट्स बने हुए, जैसे मैंने अबाउट का पेज डॉट टीएसएक्स बनाया, तो ये क्या कर रहा है, ये किससे कनेक्ट हो रहा है, कि लेआउट डॉट टीएसएक्स से कनेक्ट हो रहा है। मतलब इसके पास जितने फॉन्ट्स हैं, इसके पास जितना मेटा डेटा है, वो सारे के सारे पेज डॉट टीएसएक्स के पास जाकर उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम समझते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, चिल्ड्रन दिया। चिल्ड्रन क्या कर रहा है, चिल्ड्रन हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है, कि जितने भी पेज डॉट टीएसएक्स बने हुए हैं, वो सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे लेआउट डॉट टीएसएक्स के साथ आकर। अच्छा, उसके बाद हमने इसको कुछ टाइप दी है, मतलब हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे थे कि लेआउट डॉट टीएसएक्स है, तो हमने जैसे पैरम्स को भी डिफाइन किया था कि उसकी टाइप क्या होगी, इसी तरह हमें इसको भी डिफाइन करना पड़ रहा है। अच्छा, हमने इसको रीड ओनली किया है, रीड ओनली आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, तो रीड ओनली को जो है हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। अच्छा, उसके बाद हमने बताया है कि भाई चिल्ड्रन की जो टाइप होगी वो होगी रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट। अब ये क्या चीज है, ये हमारे पास एक टाइप है, ठीक है। टाइप, जैसे मैंने बताया कि ये टाइप क्या करती है, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रिंग में वैल्यू देती है, नंबर नंबर में वैल्यू देती है, ये हमारे पास क्या करती है, रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट। अब इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि रिएक्ट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक हमारे पास प्रॉपर्टी है रिएक्ट नोट के नाम से, ठीक है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को कॉल करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डॉट का यूज करते हैं। तो रिएक्ट क्या है, रिएक्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा रिएक्ट के नाम से, उसके अंदर रिएक्ट नोट करके एक प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल होगी। तो हमने चिल्ड्रन को जो है वो प्रॉपर्टी दे दी। अच्छा, अब ये क्या कहती है, ये टाइप क्या कहती है, ये टाइप कहती है कि भाई मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगी कि आप अपने जो भी पेज डॉट टीएसएक्स बना उसको लेआउट से कनेक्ट कर सको, ठीक है।
चिल्ड्रन हमारे पास ये कर रहा है, तो उसकी जो टाइप होगी वो भी यही करेगी। अगर मैं टाइप के ऊपर थोड़ा सा होवर करूं तो यहाँ पर आप देखें टाइप रूट नोड के नाम से हमारे पास जो भी वेरिएबल वो बना होगा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर स्ट्रिंग नंबर बिजेंट जितनी भी डेटा टाइप्स हमारे पास आ रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई है, हला तक के प्रोमिसेस भी, कि अगर किसी भी पेज डॉट टीएसएस के अंदर इन सारी टाइप्स में से कोई भी टाइप आ जाती है तो वो सारी की सारी हम चिल्ड्रन के अंदर यूज कर सकते हैं, वो हमें एरर नहीं देगी। अगर मैं चिल्ड्रन की जगह यहाँ पे सिर्फ नंबर कर देता या मैं स्ट्रिंग कर देता तो फिर मेरे ऊपर एक तरह से फर्ज हो जाता कि मैं सारे के सारे पेजेस के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप ही यूज करूं। तो मुझे ऐसा नहीं करना था, तो मैंने क्या किया, मतलब जब हमने लेआउट डॉट टीएसएस ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है तो वो क्या करती है कि रिएक्ट नोड इसकी टाइप डिफाइन कर देती है। अच्छा, उसके बाद यहां से हमारा फिर आगे का कोड ब्लॉक ऑफ कोड शुरू हो रहा है। अब रिटर्न के अंदर सबसे पहले हमने एक एचटीएमएल कोड डिफाइन किया है कि जितनी भी एचटीएमएल की हमारे पास कोड होगा वो सारा किस लैंग्वेज में होगा, वो सारा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जो हमारा ईएन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद बॉडी टैग, अगर आप देखें तो लाइन नंबर 30 जो है क्या है, बॉडी टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अब ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, ये एट्रीब्यूट जो है हमारा फॉन्ट से रिलेटेड है। कि देखें जो हमारा गेट सिंस बना हुआ है, अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये वाला गेट सिंस है, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई डॉट वेरिएबल को यहाँ पर कॉल करना है, मतलब कि जो भी वेरिएबल हमने बनाया हुआ है फॉन्ट के अंदर वो यहाँ पर कॉल होगा हमेशा जब भी हमारी क्लास नेम चलेगी। मतलब ये हमारा फॉन्ट से रिलेटेड है कि जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी हमारे पास ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास राउट्स हैं, हमारे पास पेज डॉट टीएसएस के जितने भी फोल्डर हैं उनके अंदर यही वाले फॉन्ट्स अप्लाई होने चाहिए और अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके अंदर हो रहे हैं, बॉडी टैग के अंदर हो रहे हैं। तो यहाँ पे बॉडी टैग हमारा खत्म हो रहा है। उसके बाद सबसे मेन चीज हमने यहाँ पर चिल्ड्रन को कॉल करा दिया। ठीक है, ये चिल्ड्रन क्या कर रहा है, सारे पेजेस को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। बॉडी क्या होती है आपकी, बॉडी आप लोगों को पता है, बॉडी हमारे पास ये पूरा का पूरा जो हमारे पास इंटरफेस आ रहा है इसको हम कहते हैं बॉडी हमारी होती है एचटीएमएल की। उसके बाद एचटीएमएल टैग जो है वो क्लोज हो रहा है। अब ये पूरा पढ़ने का मकसद, ये जो पूरा पढ़ने का मकसद है, अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखूंगा और आप वो कोड देखते ही आप बोलेंगे कि भाई वाह यार जबरदस्त, ये तो पहले पढ़ना चाहिए था, मुझे तो पहले पता होना चाहिए था। अभी तक मैंने क्या बताया, लेयर डॉट टीएक्स क्या करता है, हमें हमारे सारे पेजेस को आपस में कनेक्ट करता है। हमारे पास जो मेटाडेटा हम प्रोवाइड करते हैं वो सारे पेजेस में शो करता है। हमारे जो फॉन्ट्स इसके अंदर हम देते हैं वो सारे पेजेस में देता है। और इसके अलावा जितनी भी चीजें हम इसको प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी ये हमारे कहां पर देगा, सारे के सारे पेजेस में देगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं बॉडी टैग के अंदर आकर देख ले मैं कहां पर हूं, बॉडी टैग के अंदर हूं। यहां पर आकर मैं एक H1 का टैग यहां पर लगाता हूं और इसके अंदर मैं लिख देता हूं हेलो फ्रॉम लेआउट। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया हेलो फ्रॉम लेआउट। और अब मैं अगर यहाँ पर आऊं तो यहाँ पर आप लोग देखिए इतना बड़ा बड़ा हमें देखने को मिल रहा है हेलो फ्रॉम लेआउट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर अबाउट पे जाऊं, अभी मैंने लिंकिंग नहीं की हुई, लिंक भी बना देते हैं। अगर मैं यहाँ पर अबाउट पे जाऊं, जो मेरा अबाउट का वो है, तो मैं उस पर अगर जाऊं तो वहां पर भी जो है अभी मैंने सिंपल क्या लिखा है उसमें, मैंने वहां पर लिखा है दिस इज अबाउट पेज, और देखिए हेलो फ्रॉम लेआउट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अगर मैं आपको यहाँ पर जाकर दिखाऊं, अबाउट वाले पेज में हूं मैं, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा हेलो फ्रॉम लेआउट। लेआउट को समझाने का मकसद, लेआउट को बताने का मकसद सारा का सारा यही था कि लेआउट के अंदर हम जो भी चीज प्रोवाइड करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे राउट्स बने हुए हैं होते हैं उसके अंदर वो आ जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक प्राइसिंग का भी यहाँ पर अपना राउट बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइसिंग, प्राइसिंग के नाम से, और उसके अंदर जल्दी से पेज डॉट टीएसएक्स के नाम से मैं पेज डॉट टीएसएक्स इंटर RAFCE। अच्छा, ये सजेस्ट करेगा, उसके बाद ही हम एंटर करना होता है RAFCE। और फर्स्ट लाइन को मैं यहाँ से जल्दी से हटाऊंगा, इसको मैं कर दूंगा प्राइसिंग, प्राइसिंग। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं सिंपल लिख देता हूँ दिस इज प्राइसिंग। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अच्छा, अब मेरा प्राइसिंग का जो राउट है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मेन पेज है यहाँ पर आकर मैं, बल्कि इसको लिंक करवा लेते हैं सबसे पहले तो इसको लिंक करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर सिंपल लिंक टैग का यूज करूंगा, इसके अंदर href। ठीक है, ये सारे काम हम कर चुके हैं तो इस वजह से हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। स्लैश अबाउट, और जल्दी से मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट भी करवा लूंगा, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम, इंपोर्ट उप्स इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। ठीक है, तो जैसे ही मैंने किया हमारा जो एरर था वो ऑटोमेटिकली यहाँ से चले गया। प्राइसिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने शायद, प्राइसिंग की स्पेलिंग गलत कहाँ सही है, प्राइसिंग की स्पेलिंग होती है आई थिंक सो, हाँ यही स्पेलिंग है प्राइसिंग की। कहाँ पर आप कह रहे हैं गलत लिखी है, ठीक है, अगर गलत भी लिखी है तो आप सही कर लीजिएगा, नो इश्यू।
मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे और अबाउट की जगह मैं यहाँ पर प्राइसिंग लिख दूंगा। बट ये हमारे राउट अलग से कहाँ से आएंगे, ये हमें अलग से शो होना चाहिए। पेज रिफ्रेश करता हूँ मैं, और हमारा जो मेन पेज है ये हमारा क्लिकेबल इसलिए नहीं बना क्योंकि हम नेव बार को इंपोर्ट करवा रहे हैं, और हमने एक मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक ये की है कि हमें इसको नेव बार के अंदर कराना था। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल जेड, हम नेव बार वाले कंपोनेंट में आ जाएंगे। ठीक है, ये चार सारी चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर अपना इंपोर्ट करवाऊंगा, और इसके अलावा हमारा जो अबाउट वाला है इसको यहाँ से कंट्रोल जेड करूंगा। अभी मैं कोड को एक दफा सही कर दूंगा तो आप लोगों को जो है वो सही से समझ में आ जाएगा। प्राइसिंग वाले को कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। ठीक है, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले आऊंगा। अच्छा, जो हमें एरर दे रहा है वो एरर ये है कि भाई आप क्या करो, आप इंपोर्ट लिंक करवा लो। ठीक है, सिंपल हमें वो ये कह रहा है। तो मैं यहीं से जल्दी से कॉपी करके ले आऊंगा हमारा पेज डॉट टी एस एक्स। कहाँ है मेरा ऐप वाला, यहीं से मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड, अबाउट वाले फोल्डर में नहीं, नैवबार वाले फोल्डर में यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? नो क्वेश्चंस, क्योंकि हमने सिंपल क्या किया, नैवबार वाले फोल्डर में किया है, और हम लोगों को पेज डॉट टीएसएस के अंदर उसको रेंडर करवाया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी तक सिर्फ मैंने लिंकिंग किया, अभी मैं यहाँ पर आऊंगा, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो मैं अबाउट पे आ जाऊंगा, और अगर मैं प्राइसिंग पे क्लिक करूंगा तो मैं प्राइसिंग के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज देखें कि जब मैं प्राइसिंग के ऊपर आ रहा हूँ तो प्राइसिंग के ऊपर आने के बाद मुझे मेरा जो नैव बार है वो गायब हो रहा है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन तो ये है कि भाई मैं हर जगह जो है नैव बार को कॉल कराता हूँ, जहाँ जाके हर जगह जहां जहां मैंने जितने राउट्स बनाए हुए हैं वहां पर जाकर मैं रेंडर करवा दूं। बट एक चीज हमने लेआउट के अंदर पढ़ी कि भाई लेआउट क्या करता है, लेआउट सारी की सारी जो भी चीज हम लिखते हैं वहां पे वो सारे फोल्डर्स के अंदर उसको रेंडर करवाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से लाइन नंबर 10 से जो हमारा नैव बार का फोल्डर है, देखिए अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं नैव बार वाले सॉरी मैं ऐप वाले फोल्डर के अंदर हूँ। तो मेरा जो नैव बार वाला कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ से हटाकर मैं लेआउट के अंदर लगा सकता हूँ, जहां पर मैंने लिखा है हेलो फ्रॉम लेआउट। इसके नीचे आकर मैं नैव बार को रेंडर करवाऊंगा, और इसके साथ मुझे इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो मैं सबसे ऊपर जाकर इसको लाइन नंबर सबसे ऊपर करवाते हैं इंपोर्ट। ठीक है, इसलिए मैंने जो है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बहुत कहा था कि डिटेल में आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। इंपोर्ट नैव बार फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, जैसे डॉट डॉट स्लैश आएगा नैव बार। ठीक है, जैसे ही मैं ये करूंगा मेरे एरर चलेगा। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद पेज रिफ्रेश हो रहा है, पेज रिफ्रेश होने देते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा, और आप लोग देखें अभी मैं कौन से वाले राउट के ऊपर हूँ, मैं प्राइसिंग वाले राउट के ऊपर हूँ। अच्छा भाई, पेज रिफ्रेश करते हैं भाई, एरर ये भी चले जाएगा। ये देखें जैसे ही मैं देखें प्राइसिंग वाले उसके ऊपर हूँ, और अब अगर मैं अबाउट पे जाऊंगा तो भी मेरे पास स्नैप बार साथ साथ चलता हुआ आएगा। अगर मैं प्राइसिंग पे चले जाऊं तो भी मेरे पास साथ साथ आएगा, और अगर मैं होम के ऊपर आ जाऊं, होम को भी मैंने लिंकेबल नहीं किया, मैं होम के ऊपर आ जाऊं तो भी मेरा जो नैप बार है वो साथ साथ रहेगा। तो हमने ये देखा कि भाई हमारे पास जो है जितने भी पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल्स हैं ऐप फोल्डर के अंदर, वो सारे के सारे उसके अंदर कनेक्टेड हो गई हैं। किसकी मदद से? लेआउट की मदद से। तो हमने ये देखा कि भाई लेआउट के अंदर हम जो भी देंगे वो क्या होगा, वो हमेशा साथ साथ चलता रहेगा। किसके साथ साथ चलता रहेगा? सारी की सारी फाइल्स जितने भी हमारे राउट्स बने हुए हैं उन सारे राउट्स के साथ वो चलता रहेगा। मैं काम ये करता हूं, मैं होम को भी यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए लिंकेबल बना देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, और यहाँ से अबाउट को हटा के खाली स्लैश लगा देता हूँ। के ऊपर आता हूँ तो मैं फिलहाल अभी होम के ऊपर ही हूँ, और अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट पे आ जाऊंगा, होम पे क्लिक करूंगा। अच्छा, होम अभी अबाउट पे लेके आ रहा है, पेज रिफ्रेश करूंगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, होम पर आऊंगा, होम पर क्लिक करूंगा तो ये होम पर आ गया। देखिए फुटर हमारे पास शो रहा है, और इंपोर्टेंट लेआउट रिपीट नेट इशू वीडियो स्टॉप होगा। इंपोर्टेंट लेआउट सिंपल जैसे हम इंपोर्ट करवाते हैं वैसे ही किया। ये देखें लेआउट के अंदर मैं वापस आता हूँ, लेआउट वाली फाइल के अंदर लाइन नंबर फर्स्ट में आपको दिखाऊं तो सिंपल जैसे हम नॉर्मल इंपोर्ट करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाया है। आप लोग डबल डॉट स्लैश लगाएं, आपको सजेशन देगा, आप कंपोनेंट्स पे क्लिक करें, फिर स्लैश लगाएं, फिर आपके पास सजेशन आएगी फुटर या नैव बार की, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे। अभी हमारे पास दो बने हुए हैं, मेरे पास दो की आई, मैंने नैव बार को सिलेक्ट किया स्लैश नैव बार, और मेरे पास यहाँ पर बनकर रेडी हो गया मेरा जो नैव बार था। वो अब हर पेजेस के अंदर शो हो रहा है, मतलब प्राइसिंग के अंदर भी, अबाउट में भी, होम में भी मेरा पूरा का पूरा नैव बार वो शो हो रहा है। और एक खास बात देखें कि पेज रिफ्रेश भी नहीं हो रहा, कितनी जल्दी हमारा ये सारा का सारा काम हो रहा है। ये देखें दिस इज अबाउट पेज, नीचे ये फुटर ये टेक्स्ट को देखिए क्योंकि यही हमने सिर्फ अभी इसमें चेंजेस किए। लेकिन दिस इज अबाउट पेज, दिस इज प्राइसिंग, तो ये हमारा का सारा कोड इसमें शो इजिली हो रहा है। तो ये था हमारे पास लेआउट का एक पूरा का पूरा
आज का आपका लेक्चर और पूरी जो लेआउट की फाइल थी उसको समझा। अब कल हम अपने खुद लेआउट्स बनाएंगे। ठीक है, हमने लेआउट का फायदा समझ लिया, जैसे हमने प्रोडक्ट का जो है वो नेस्टेड राउट्स बनाए थे। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा माइक। तो आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके, अब माइक सही हो गया तलहा का। थैंक गॉड। तालाब इसको सही रखिएगा माइक को अपने। अच्छा, तो कल वाली क्लास में हम देखेंगे कि भाई हम कैसे अपने लेआउट बना सकते हैं और कैसे इमेज बता दें। टाइम है तो इमेज का एक प्रॉपर अलग से टॉपिक होगा, और इमेज को जो है हम बहुत डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। अ, अब्दुल्ला, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। आप अगर माइक ओपन करके बताएं, आपने जो अपनी एप्लीकेशन बनाई है अभी, कार से रिलेटेड ही बनाई थी, तो उसमें आपने इमेज कैसे लगाई है? थोड़ा सा बता दें ताकि सबको एक आइडिया हो जाए, बट प्रैक्टिकल हम जो है खुद करके देखेंगे। अब्दुल्ला से इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि जो है जब बाद में फिर मैं बोलूँ तो मेरी बात जो है अच्छे से समझ में आ जाए। जी अब्दुल्ला। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज थोड़ा सा जल्दी बताएगा, 1 मिनट से कम का टाइम है हमारे पास। मैंने इमेज पहले सबसे पहले मैंने इम्पोर्ट करवाया है इमेज को। हम्म। से ही इम्पोर्ट करवा इमेज को। और फिर मैंने इमेज का एक कंपोनेंट बना लिया, उसके अंदर मैंने अपनी सारी जो गूगल से उठा के रखी है। हम्म। मैंने उस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज करना था, मैंने उसको फिर ओके। उसके बाद इमेज का ठीक है ठीक है। अच्छा तो टैगलाइन। हाँ बस ठीक है। अच्छा, तो हम देखेंगे जैसे हमारे पास लिंक का टैग थोड़ा सा चेंज है, इसी तरह इमेज का टैग भी चेंज होता है। और हमारे पास जो है पिक्चर्स कहाँ पर रखनी है यहाँ पर लाकर वो देखेंगे, तो एक अलग से पूरा टॉपिक होगा इमेजेस का। ठीक है, तो उसको फिर हम जो है हो सकता है कल वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में हम पढ़ें। तो हमारे पास 1 मिनट से कम का टाइम है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक आज की क्लास की प्रैक्टिस किएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।